42 aphorism. Nature herself permit, as has been states in some cases, the simultaneous occurrence of two, indeed of three, natural diseases in one and the same body. मीन्स नेचर खुद परमिट करती है ऐसी दो नेचुरल डिजीज़ेस को या तीन नेचुरल डिजीज़ेस को एक ही बॉडी में प्रेजेंट होने के लिए, मतलब एक बॉडी में दो नेचुरल डिजीज़ेस या तीन नेचुरल डिजीज़ेस प्रेजेंट हो सकती हैं किसी एक पर्सन में. दिस कॉम्प्लिकेशन हाउएवर इट मस्ट बी रिमार्क्ड हैपन ओनली इन केस ऑफ टू डिसिमिलर डिजीज़ेस. लेकिन ये कॉम्प्लेक्स तभी पॉसिबल है जब दोनों डिजीज़ेस या तीनों डिजीज़ेस कैसी होंगी, डिसिमिलर होंगी. अगर सिमिलर होंगी तो पॉसिबल नहीं है, अगर सिमिलर होंगी तो वीकर वाली स्ट्रॉन्गर से रिमूव हो जाएगी. और इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे दो नेचुरल डिजीज़ेस का कॉम्प्लेक्स का. ये 40th एफोरिज्म में था. इसमें जैसे एक एग्जांपल था कि मीज़ल और स्मॉल पॉक्स का. तो जनरली तो क्या होता है कि मीज़ल पॉक्स जो है अगर किसी को प्रेजेंट है और उसे स्मॉल पॉक्स हो गया तो मीज़ल्स सस्पेंड हो जाएगा. हाँ, स्मॉल पॉक्स का पहले कोर्स कंप्लीट होगा, यहाँ पे मतलब स्मॉल पॉक्स स्ट्रॉन्गर का काम करेगा. स्मॉल पॉक्स का कोर्स कंप्लीट होगा, इसके बाद मीज़ल्स फिर से रीअपियर हो जाएगा. और अगर किसी पर्सन को स्मॉल पॉक्स है और उसे मीज़ल हो गया तो मीज़ल यहाँ पे स्ट्रॉन्गर का काम करेगा. वो ये दोनों डिजीज़ेस लगभग इक्वल स्ट्रेंथ की हैं. जो बाद में आई है वो स्ट्रॉन्गर का काम करेगी. तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये लिखी थी कि पी रसेल ने 300 केसेस में से ऐसा एक केस देखा जिनमें दोनों डिजीज़ेस एक साथ प्रेजेंट हैं, मतलब इन दोनों नेचुरल डिजीज़ेस का कॉम्प्लेक्स है. इसके बाद रेने ने देखा था स्मॉल पॉक्स और मीज़ल्स के दो केसेस, दो गर्ल्स में ऐसे केसेस देखे थे कि दोनों डिजीज़ेस प्रेजेंट हैं. फिर और एग्जांपल था कि जे मॉरिस ने देखा था ऐसे दो केसेस को. फिर जेनकर ने देखा था तीन डिजीज़ेस का कॉम्प्लेक्स, जैसे तीन का भी लिखा हुआ है ना कि तीन भी प्रेजेंट हो सकती हैं. काउपॉक्स, मीज़ल्स एंड परप्यूरा, ऐसी तीन डिजीज़ेस एक साथ प्रेजेंट हैं. फिर एक और एग्जांपल है जेनर ने जो देखा था काउपॉक्स और मर्क्यूरियल ट्रीटमेंट फॉर सिफिलिस, इन दोनों डिजीज़ेस का एक साथ प्रेजेंट होना. तो ये एग्जांपल्स हो गए दो नेचुरल डिजीज़ेस के कॉम्प्लेक्स के. फिर लिखा है विच अकॉर्डिंग टू इटर्नल लॉ ऑफ नेचर डू नॉट रिमूव, डू नॉट एनिलेट एंड कैन नॉट क्योर वन अनदर, बट एज इट सीम्स both or all three remain as it were separated in the organism and each take possessions of the part and system peculiarly appropriate to it. ये दोनों जो डिजीज़ेज़ हैं जो डिसिमिलर हैं वो इटर्नल लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग ये दोनों डिजीज़ एक दूसरे को रिमूव नहीं कर सकती हैं, मतलब एक दूसरे को हटा नहीं सकती हैं. डू नॉट एनिलेट, एक दूसरे को एनिलेट नहीं कर सकती, मीन्स डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, ख़त्म नहीं कर सकती. कैन नॉट क्योर वन अनदर, और क्योर तो कर ही नहीं सकती हैं क्योंकि डिसिमिलर हैं. बट एज इट सीम्स बोथ रिमेन एज इट वेयर सेपरेटेड इन द ऑर्गेनिज्म, और ये क्या रहेंगी, ये दोनों सेपरेटेड रहेंगी, ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रहेंगी. एंड ईच टेक पोजीशन ऑफ द पार्ट, और ये हर एक डिजीज़ अपना अपना जो एप्रोप्रिएट पार्ट होगा उसमें चली जाएंगी, वो अपनी अपनी जगह बना लेंगी. विच ऑन अकाउंट ऑफ वांट ऑफ रिजेम्बलेंस ऑफ दीज मेलेडी, क्योंकि इन दोनों मेलेडीज़ में या तीनों मेलेडीज़ में, मेलेडी का मतलब यहाँ पे डिजीज़ से है, ये क्योंकि इनमें कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, मीन्स ये सिमिलर नहीं है, इसलिए ऐसा होता है कि ये पर्टिकुलर पार्ट अपना अपना ले लेती हैं और उसमें रहती हैं. एंड कैन वेरी वेल हैपन विदाउट डिस्परेजमेंट ऑफ टू द यूनिटी ऑफ लाइफ. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं ये दोनों डिजीज़ेस या तीनों डिजीज़ेस, मतलब बिना उनमें कुछ चेंज करे. जैसे डिस्परेजमेंट नहीं होता है कोई इन डिजीज़ेज़ में, और एक ही पर्सन के अंदर यूनिटी ऑफ लाइफ में एक ही पर्सन के अंदर ये दोनों या तीनों डिजीज़ेस बिना कोई चेंज लाए एक दूसरे पर, एक दूसरी बीमारी पे बिना कोई प्रभाव डाले अपनी अपनी प्लेस को ये ले लेती हैं.